कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से कांग्रेस ने महारैली की आज, जिसमें देश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने अपनी ताकत का नए सिरे से प्रदर्शन किया। इस रैली में राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के साथ साथ मोहन भागवत भी रहे। राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी सरकार की वोट चोरी जनता समझ चुकी है और अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनिए जरा। हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, ये वोट तो सुन रहे थे आप। यहां राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने जब कहा कि संसद में जब अमित शाह चुनाव सुधार पर बोल रहे थे तो उनके हाथ कैसे कांप रहे थे, इसकी एक्टिंग भी राहुल गांधी ने करके दिखाई है। जरा इस वीडियो को देखिए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल गांधी ने जो बात संसद में कही कि वोट चोरी को वो रोक कर दिखाएंगे, रोक के रहेंगे, उसी बात को आज रामलीला मैदान में भी उन्होंने दोहराया। और अंडमान निकोबार में आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर उन्हें निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि सत्य बहुत जरूरी चीज है, जबकि मोहन भागवत ने बयान दिया है कि विश्व सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को मानता है। मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य नहीं, सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए। सुनिए जरा यहां मोहन भागवत पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को
हिंदुस्तान से हटाएंगे। तो सत्य और असत्य की बात यहां राहुल गांधी उसको यहां पर क्लेरिफाई करते हुए, उसका डिफिनेशन बताते हुए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने वोट चोरी की है, ये वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो इन्हें आप 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। मोदी और अमित शाह पर हमला बोलने वाले अकेले राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि आज बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो तो हार जाओगे। सुनिए प्रियंका गांधी को। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। तो सुना आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि ये बैलेट पर चुनाव लड़ लें तो नहीं जीत पाएंगे। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए संसद में जरूरी मुद्दों से भागने का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के तार बेटिंग ऐप से जुड़ने का इल्जाम भी लगाया और इसके साथ पिछले चुनाव में बीजेपी के अत्याचारों की याद भी जनता को दिलाई। सुनिए जरा इस बाइट को। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। तो यहां वॉशिंग मशीन तक की बात कर डाली प्रियंका गांधी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने लोगों को यह बताया कि असल में भारत माता कौन है और कैसे नरेंद्र मोदी इन पर हमला कर रहे हैं। नेहरू जी का एग्जाम्पल देते हुए प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, जरा इसे भी सुन लीजिए। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। बीजेपी ने कैसे पहले दलों में फूट डाली, नेताओं को दबाव में लिया, प्रेशर में लिया और अब संस्थाओं पर कब्जा कर वोट चोरी में लगी हुई है, इसका सच कांग्रेस ने आज रामलीला मैदान से पूरे देश को सुना दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही है, हमें इन गद्दारों को सत्ता से हटाना होगा। सुनिए जरा यहां खड़गे को। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। तो सुन रहे थे, इन गद्दारों को हटाओ। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा हमारे देश को नहीं बचा सकती, उल्टा ये इस देश को खत्म कर देंगे। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। तो सुन रहे थे आप, यहां मोदी पैदा भी नहीं हुए थे और अमित शाह तो और भी बच्चा थे। रामलीला मैदान से कांग्रेस की ताकत का इजहार पूरे देश ने देखा और बीजेपी इस पर परेशान दिख रही है। बीजेपी ने इस रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रैली पर क्या कुछ कहा है, जरा उनको भी सुन लीजिए। का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है। तो सुन रहे थे आप बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रतिक्रिया भी। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है दोस्तों। दरअसल बीजेपी के पास अब भी कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कोई और जवाब नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण से आज की रैली के मुख्य उद्देश्य को सबके सामने रखकर बता दिया कि हमारा ध्यान नहीं भटकने वाला। सुनिए यहां राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या कह रहे थे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं,
10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी, यानी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो आज वोट चोरी के खिलाफ और आगे की क्या रणनीतियां हैं और कैसे इस पूरे इस मसले को आंदोलन के रूप में तब्दील करना है, इसकी एक रूपरेखा अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों के बीच यहां दिल्ली के रामलीला मैदान से उन लोगों के बीच यहां डिलीवर करते हुए नजर आए। राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की ताकत देखकर डर गई बीजेपी, जब बीजेपी की तुरंत प्रतिक्रिया आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कर डाली। क्या मोदी सरकार के गिने चुने दिन बच गए हैं? आखिर क्यों है बीजेपी में हड़कंप और कांग्रेस का असली प्लान कैसे आया है सामने? इन सब की चर्चा करें। हमारे वरिष्ठ साथियों से आपकी पहले मुलाकात करवाता हूं, आगे बढ़ेंगे। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। देखिए, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आओ सीधे शकील जी आपके पास, कांग्रेस को बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं आप, लेकिन इस पूरे आज जो भाषण, उसके बहुत सारे अंश, बहुत सारा अलग अलग बाइट्स आप सबके सामने रखने की हमने कोशिश की। उसमें एक ऐसा पल आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, बता रहे थे कि आज एक मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था और मैं वहां नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे आज यहां होना चाहिए, न कि वहां। उनकी जुबानी सुनते हैं और उसमें एक और भी पल है जब वो कह रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खड़े हो गए। एक भावुक पल था वो, सुनिए, देखिए। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया। घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहां पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा।
जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा, इसीलिए मैं यहां पर आज हाजिर हूं। और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए, डरो मत। पीछे हटे तो मर गए, डरो मत। सारे कांग्रेस के नेता जो मंच पे थे सब खड़े हो गए। ये एक भावुक पल था और जोश भरने वाला पल था। आना चाहता हूं यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। लंबा समय मैंने आप लोगों का ले लिया, अब आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन कोशिश यही रहे कि हम सब अपने समय सीमा में 8:30 बजे तक प्रोग्राम कम से कम 2 बार आप सबके बीच में आ पाऊँ। शकील जी, आपसे और चूंकि नज़दीक से आपने कवर किया, क्या ये वो मैसेज दे पाया आज की जो ये महा रैली है, इससे वो पैगाम देश भर में जा पाया है? क्योंकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज महा रैली हुई है। लाखों की संख्या में कांग्रेस के नेता देश के अलग अलग कोने से यहाँ मौजूद थे। और क्या कुछ था, प्लीज आपकी जुबान। राजीव जी, पूरा रामलीला मैदान भर दिया और बाहर दूर दूर तक लोग खड़े हुए थे और जनता जो है पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी हर एक बात पर। इसका मतलब यह था कि जनता में सीधा मैसेज जा रहा था और जनता जो है सीधे उत्साहित हो रही थी। आपने जो अभी लास्ट ये बताया खड़गे जी के वीडियो, ये जो है वाकई एक ऐसा मोमेंट था कि जब सबसे पहले राहुल गांधी खड़े हुए और उसके बाद बाकी लोग खड़े हुए और उसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं में से, जनता में से लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इतने भावुक पल था, इतना जोशीला पल था, मन से निकली आवाज थी खड़गे जी की कि हर एक को लगा कि हम सबको भी देश के लिए इसी तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपने लास्ट में कहा इससे पहले बोलते हुए कि क्या कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया या बीजेपी को पे सही चोट की। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जिस समय कांग्रेस की ये रैली चल रही थी, लाखों की भीड़ वहां इकट्ठा थी, उसी वक्त महीनों से इंतजार हो रहा था, तो बीजेपी फैसला नहीं कर पा रही थी एक साल के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित। हर आदमी के मुंह पर एक जी क्या वीडियो अटक रहा था, कोई बात नहीं, प्लीज अपनी बात रखिए, आगे बढ़ाइए। हर आदमी के मुंह पर एक ही बात थी, सिर्फ हेडलाइन। बीजेपी को टीवी में अपनी खबरें चाहिए, कल के अखबार में बैनर चाहिए, इसलिए उसने कांग्रेस की रैली की खबर नीचे छपे, कम छपे, इसलिए उसने जिस अध्यक्ष को वो चुन नहीं पा रही थी उसकी घोषणा कर दी। गजब है। वो सुबह भी कर सकती थी, शाम को भी कर सकती थी, कल भी कर सकती थी, लेकिन उसके पास सिवाय अखबारी खबरों के, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते थे पेपर टाइगर, एक शब्द था, आज भी होगा शायद वो, कि जो लोग सिर्फ पेपर में टाइगर बने रहते हैं, अखबार में खबरें छपवा कर ही शेर बने रहते हैं, सिर्फ वो चाहिए। तो बीजेपी ने इस बहाने बीजेपी को एक अध्यक्ष मिल गया, कार्यकारी हैं लेकिन शायद वही बनाए जाएंगे, खैर वो बात अलग है। दूसरी बात जो है कि आज की इस रैली में आपने सारे भाषा में बहुत सारे हिस्से हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि 3 बड़े नेता एक से एक बढ़िया बोलें, और ये फैसला करना वाकई हमारे लिए तो मुश्किल है कि कौन ज्यादा अच्छा बोला, किसका जनता पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहले प्रियंका बोली, प्रियंका का भाषण बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था। उन्होंने ही सबसे पहले तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लिए और ये एक ऐसा मैसेज था कि आज शायद उन तीनों को नींद नहीं आएगी, और राहुल ने उन तीनों के नाम दोहराए कि जनता याद रख ले कि ये तुम्हारी ये वोट चोरी है, इसका जो है अपराधी जो है सामने वो कौन है, जो कठपुतलियां हैं वो कौन है, पीछे तो बीजेपी है ही है।
लेकिन सामने से जो ये काम कर रहे हैं, ये 3 लोग हैं, तीनों के नाम दोहराए। और उसके बाद सबसे आखिरी में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपने भाषण से वंदे मातरम के ऊपर एक अलग प्रभाव छोड़ा था, ऐसे ही आज उन्होंने अपने भाषण से एक अलग प्रभाव छोड़ा। उन्होंने ये तो भावुक पल बताए ही कि मेरे बेटे का ऑपरेशन है। वो सही बात है कि ऐसे में कोई भी सोचता है कि वहाँ चला जाए, घर से फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना और ये बताना कि सीमा पे जवान लड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस लड़ रही है, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, सोनिया गांधी लड़ रहे हैं, वाकई सबको जो है भाव विह्वल कर गया। उन्होंने साफ तौर पे गद्दार शब्द का उपयोग किया कि ये गद्दार हैं। और मोदी जी और अमित शाह पर जिस तरह अटैक किए उन्होंने, कार्यकर्ता यही चाहता है और जनता भी चाहती है, इससे उसका हौसला बढ़ता है। और जो एक डर है जिसको बीजेपी कायम करने की कोशिश करती है, और बीजेपी क्या, खासतौर से मोदी और अमित शाह वो अपने लोगों पे भी कायम करते हैं उस डर को, वो डर टूटता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मोदी ने आज़ादी दिलाई, मोदी तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, अमित शाह ने, वो तो बच्चे थे। इसका बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। और जो हम बता रहे हैं कि जनता जो है वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो ये रैली अपने आप में, कांग्रेस की रैलियों में बहुत दिनों बाद ऐसी बड़ी रैली देखने को मिली, किसी भी पार्टी की बड़ी रैली देखने को मिली। ऐसी रैलियां आजकल बहुत कम होती हैं। कभी जिस समय नरेंद्र मोदी अपने शिखर पे थे और वो 2013 और 14 में और उसके बाद कर रहे थे, वैसी ही भीड़ और वैसा ही रिस्पॉन्ड, उसी तरह से लोग एक एक शब्द को सुनना चाह रहे थे। हम देख रहे थे कि पास में अगर कोई बोलने की कोशिश करता था तो दूसरा से चुप कराता था कि चुप रहो, हमको पूरा सुनना है। तो राहुल गांधी तो सबके आकर्षण का आज केंद्र थे ही, सब उनका ही इंतजार कर रहे थे कि वो क्या बोलते हैं। और राहुल ने उसी के अनुरूप जो है अपनी सारी बातें रखी। और जो सबसे बड़ी बात कही, जिसको जनता का इंतजार था, कार्यकर्ताओं का इंतजार था और मंच पे बैठे नेताओं का भी था, कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये राहुल ने बोल दिया, बस कुछ दिन और, कुछ समय और, उसके बाद ये लोग जाने वाले हैं। दूसरा इसी तरह की बात प्रियंका गांधी ने कही, जो लोग सुनना चाहते थे, बैटिंग ऐप की बात। वहां पे उन्होंने लोकसभा में इसके अलावा फाइलों का जिक्र और मंत्री का जिक्र भी कर दिया था उन्होंने। तो ये बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर अब हर तरह के हमले किए जाएंगे और जो है बीजेपी को किसी भी तरह से अब बख्शा नहीं जाएगा। जी राजीव जी। जी यहां पर साफ साफ दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि संसद में इसी मसले को उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, और थक हार कर यहां पर बीजेपी को और मोदी सरकार को इस पर चर्चा करवानी पड़ी। बात चुनाव सुधार की करें या SIR कहें, और वही मसला, वही मामला अब सड़क पे भी है। और उसकी शुरुआत आज महारैली करके रामलीला मैदान से कर दी गई है। जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। आप भी पैनी निगाह रखे होंगे, आपने भी सब कुछ देखा होगा, और हेडलाइंस मैनेजमेंट जो बीजेपी करती है उस पर चर्चा करेंगे सेकंड राउंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बीजेपी को क्यों यहां आज कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करनी पड़ी, और कौन है वो, क्या है, उससे बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, उन सब पे चर्चा करेंगे सेकंड राउंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट राउंड में जरा मैं चाहता हूं कि आज की रैली पर और इससे क्या पैगाम गया है, क्या देश की जनता को आज वो मैसेज देने में राहुल गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस का जो कुनबा है वो सफल हो पाया। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये रैली बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में है, हरियाणा चुनाव की पृष्ठभूमि में है और महाराष्ट्र की कम से कम 3 चुनाव की पृष्ठभूमि में है, जहां वोट चोरी की सर्वाधिक चर्चा हुई। और उसके बाद पृष्ठभूमि में यह बात भी है कि संसद में भी वोट चोरी पर चर्चा हुई। चुनाव सुधार के नाम पर हुई, लेकिन वोट चोरी पर चर्चा हुई। तो अब वोट चोरी पर चर्चा के बीच 5.5 करोड़ हस्ताक्षर की वोट चोरी हो रहे हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इन दोनों बातों पर 5.5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा और उस आंदोलन का आगाज करने के ख्याल से भी ये रैली सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। और
ये है कि इस रैली से एक आवाज जो लगातार महसूस की जा रही थी, पहले वोट चोरी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी महसूस किया कि 11-11 दिन बाद वोट के बताए जाते थे कि वोटिंग कितनी हुई, और उसके बाद से हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से बहुत चीज़ों को देखा, नोटिस किया। वोट परसेंटेज का क्रमशः बढ़ता जाना, ईवीएम का 99% रिचार्ज रहना, वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, 40 लाख से ज़्यादा वोटर्स का महाराष्ट्र चुनाव में जुड़ जाना, बहुत सारी बातें, और उसके बीच में मरकरवाड़ी जैसा उदाहरण, इसके बीच में कर्नाटक जैसा उदाहरण, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी एक तरह से धीरे 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 वो जनता को ये विश्वास होने लग गया है कि ये सरकारें जो बन रही हैं वो वोट चोरी से बन रही हैं। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी बहुत जोर शोर से कह पा रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी वोट चोरी को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और देश के सामने लाने का प्रण कर लिया है। तो सब लोग जानते हैं कि एक बार अगर वोट चोरी का खुलासा हो गया तो फिर देश में कोई रुकने वाला नहीं होगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता किसी भी हद तक सामने आ सकती है। तो इसी बात का डर लगता है कि सदन में गुस्सा, गाली गलौज और हाथ का कपकपाना, वो सारी चीजें दिखती हैं। और राहुल गांधी ने जड़ पकड़ ली है कि इस सरकार को ये लगातार जो झूठी जीत का दावा, सबसे विश्वसनीय होने का दावा, अपोजिशन को खारिज करने का दावा, ये सारे दावे झूठे रहे हैं। और इस झूठ के बीच सच्ची राजनीति जो है वो दरकिनार होती रही है। तो सच्चे मुद्दे जो हैं दरकिनार होते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भी कि ये जो पोल्यूशन है, भाई पूरे देश में जो पोल्यूशन है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि वोट चोरी की सरकार है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पोल्यूशन और वोट चोरी में क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि यह संबंध, जब सरकार वोट चोरी की होती है तो जनता प्राथमिकता में नहीं होती है। फिर पोल्यूशन को रोकने के लिए पोल्यूशन मीटर के सामने में साफ सफाई कर दी जाती है ताकि रीडिंग कम आए, और घोषणा की जाती है कि 450 से कम AQI रहा, जबकि हकीकत है कि हम आप सब अपने घरों में, हमारी मशीनें 500 से ज्यादा की रीडिंग नहीं लेती है AQI की, लेकिन घर में 500 का आंकड़ा रोज दिखता है, ये सबको पता है। तो ये मैनिपुलेशन जो होता है, इसलिए कि जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये तो एक उदाहरण हुआ, लेकिन हर बात में राहुल गांधी ने आज उदाहरण के साथ में साबित किया, चुनौती दी। वो तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर चुनौती दी कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम कानून को खत्म करके और आपको जवाबदेह बनाएंगे, और जो चुनाव चोरी हुई है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी जो है, ये एक डर जो है वोट चोरी करने वालों में राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। जब तक वोट चोरी करने वालों में डर पैदा नहीं होगा, कानून का डर कि हमें फांसी हो सकती है, कि हमें जेल हो सकता है, कि हमें जनता के सामने बेनकाब हो सकते हैं, ये डर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन भी वो उस सीमा तक नहीं पहुंचेगा। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं और वो डर पैदा होने लगा है। सच बात यह है कि वो डर पैदा होने लगा है, और यही कारण है कि रामलीला मैदान में जो खचाखच भीड़ भरी हुई थी, वो रामलीला मैदान को लोग चुनते नहीं है, पार्टियां चुनती नहीं है जल्दी कि यहाँ हम रैली करें, क्योंकि भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। और जब रामलीला मैदान जब भर जाता है तो वो फिर देश में परिवर्तन का आगाज करता है। इसीलिए ये रामलीला मैदान की रैली को ऐतिहासिक कहा जाता है। यूं ही नहीं कि हमें ऐतिहासिक बोलना है तो हर रैली को ऐतिहासिक बोल दीजिए। रामलीला मैदान इसलिए ऐतिहासिक होता है क्योंकि वो परिवर्तन का पैगाम देता है। हमें लगता है कि आज भी परिवर्तन का पैगाम देने में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उस उदाहरण के साथ खड़गे जी ने कि अपने बेटे की 8 घंटे के ऑपरेशन को उन्होंने प्राथमिकता न दे करके जनता के 140 करोड़ लोगों की जरूरत को प्राथमिकता दी है, तो निश्चित रूप से इस परिवर्तन की लड़ाई को उन्होंने गंभीर बनाते हुए इस रैली को अंजाम दिया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इस रैली को, और क्या वो मैसेज गया है आज जनता के बीच? देखिए, वोट चोरी पर राहुल गांधी बोलते रहे हैं चुनाव की रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कई इन्वेस्टिगेशन भी किए, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्वेस्टिगेशन की है। अलंग में हो, चाहे वो कर्नाटक के महादेवपुरा का हो, जी या हरियाणा का हो, जो अभी चर्चा भी कर रहे थे वो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना, पार्लियामेंट में बोलना और जनता के बीच में रैली करके बोलने का संदेश फर्क होता है। जनता के बीच में रैली करने का मतलब है कि अब ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, विधिवत घोषणा हो गई है, जनता के बीच में घोषणा हो गई है। आप याद कीजिए ना कि जयप्रकाश नारायण ने भी तो इसी रामलीला मैदान से घोषणा की थी। तो जो घोषणाएं होती हैं वो जनता के बीच में जाके होती है, उसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा होता है। तो इसकी घोषणा हो गई है, एक बात। दूसरी बात कि आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का ट्रेंड देखिए। जब जब वो किसी चीज को बोलते हैं तो उसको नरेंद्र मोदी उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना का मामला हो, सरकार ने किया, अभी उसका आता पता नहीं, लेकिन सरकार को घोषणा करनी पड़ी। जीएसटी का मामला है, जीएसटी को सिंप्लीफाई करना पड़ा। तमाम बातें आप इतिहास में जाके मतलब उनका रिसेंट पास देख सकते हैं। ये जो बड़ी घोषणा है, राहुल गांधी ये जान गए हैं उनकी और ये कांग्रेस पार्टी समझ गई है, और जिसकी चर्चा हमने यहाँ पे भी की थी, न्यूज पॉइंट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बीजेपी का वोट चोरी का मुद्दा, यानी चुनाव आयोग की चुनाव की हेरा फेरी, ये बीजेपी का आखिरी दुर्ग है, मोदी अमित शाह का। इसको अगर राहुल गांधी गिरा देते हैं तो तमाम बाधाएं वो पार कर चुके हैं। वो उनकी इमेज खराब की गई, उससे बाहर निकल गए। वो पार्टी जो है इलेक्शन में परफॉर्म नहीं करी, 2024 के इलेक्शन में वो भी हो गया थी, 100 के आसपास आ गए, वो 100 पे आ गए। तो ये तमाम, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव से परसेप्शन गया उसमें सेटबैक होता है। तो एक विधिवत घोषणा हुई है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, कि वोट चोरी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक्सटेंशन है। उसका दूसरा पहलू है ये। आप ये ध्यान कीजिए कि किसके वोट कटते हैं। वोट किसके कट रहे हैं? हाशिए पे के समाज के, जिस समाज को सदियों से धक्के देकर, साजिशें करके, शिक्षा का अधिकार न देकर उसको वंचित रखा गया, उसी समाज के वोट कटते हैं, या माइनॉरिटीज के वोट कटते हैं। ये कोठियों फ्लैटों में रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटते हैं, ये सवर्ण लोगों के वोट नहीं कटते हैं। और इसलिए वो कभी मुद्दा भी नहीं बनाते। तो वोट कटना जो है वो भी वोट चोरी की लड़ाई भी सामाजिक न्याय की लड़ाई का ही एक अंत है, एक्सटेंशन है। और ये बड़ी शातिराना लड़ाई, शातिराना चाल है कि राजनीतिक अधिकार ही छीन लो। जो संविधान ने अधिकार दिया है मतदान का, वो अधिकार ही छीन लो, उसको इतना कमजोर कर दो कि वो थोड़े से पैसे देकर, कुछ और राशन देकर हम मैनिपुलेट कर ले, बाकी हम बने रहें। इसलिए आप देखिए कि वोट कटता किसका है, इसका भी अगर हम लोगों को सर्वे या इस तरीके की स्टडीज आती रहती है हमारे पास, कि अधिकांश जो वोट कटने की शिकायतें आती हैं वो वंचित समाज की आती हैं, या वो माइनॉरिटीज की आती हैं, मुसलमानों की आती हैं, या यादवों की आती हैं, या ओबीसी समाज की आती है, या दलितों की आती है, या ट्राइबल की आती है। और ऐसे नियमावली जो बनाई गई है चुनाव आयोग की, ये जो 12 डॉक्यूमेंट हैं, वो भी ऐसे ही बनाए गए हैं कि वो वंचित समाज के लोगों के तो नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे उन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में। तो 62 लाख लोग जो बिहार में 69 लाख लोग कटे, आप उसका सामाजिक अगर मैपिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 69 लाख लोगों में 99% लोग वंचित समाज के या माइनॉरिटीज के होंगे। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक्सटेंशन है ये।
तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और यहाँ से जो है एक घोषणा जो है वो विधिवत हो गई है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस लड़ाई के जो बाकी प्लेयर्स हैं, इंडिया गठबंधन की बाकी, आज तो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे, आज जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी भुक्तभोगी हैं। तेजस्वी यादव से बड़ा भुक्तभोगी कौन होगा? ममता बनर्जी इसको झेल रही हैं, डीएमके उसको झेल रही है, तो तमाम पार्टियां उसकी भुक्तभोगी हैं। और एक जीता जाता उदाहरण को कल मिला, केरल के चुनाव अगर चुनाव आयोग ने कराए होते तो अभी हम लोग उसी वोट चोरी की चर्चा केरल के संदर्भ में कर रहे होते। वहां कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं जीत रहा होता, वहां बीजेपी, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे केरल में भी बीजेपी आ गई, छा गई बीजेपी। तो क्योंकि चुनाव राज्य के अधीन संस्था ने करवाए इसलिए नतीजे वहां पे वैसे आए। तो इसलिए ये आखिरी लड़ाई है जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है वो राजनीतिक लेवल प्ले फील्ड होगी। अभी लेवल प्ले फील्ड नहीं है, चाहे फंडिंग के तौर पर देख लिया, चाहे चुनाव आयोग या अधिकारियों का उपयोग किए। सेकेंड राउंड में हम बात करेंगे कि ये जो विदेश नीति है उसका कैसे असर पड़ रहा है इस वोट चोरी वाले मामले पे। जी राजीव जी, चलिए बात करते हैं आगे भी। और जरा जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। इसी रामलीला मैदान से बहुत कुछ आपने देखा है और हम लोगों ने पिछले दिनों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2011, 12, 13 सब देखा हम लोगों ने। और वहाँ से एक अलग, और वहीं से इनके लिए रथ तैयार किया गया था नरेंद्र मोदी के लिए, और आज उस पर सवार हैं, सवारी कर रहे हैं। लेकिन अब इस रामलीला मैदान से आज जो कुछ आया है, और अच्छा याद दिलाया प्रशांत जी ने कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये भी यहीं से बताया गया था। तो ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि आज इस रैली से क्या कुछ निकल के आया है। क्या एक जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक जितनी चीज़ें बीजेपी करना चाहती थी की, और उसमें कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी उसमें अपने ढंग से बाहर निकलते हुए उससे दिखाई दिए, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो और भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या सचमुच आखिरी मुकाम है जहां पे कांग्रेस को पहुंचना है और बीजेपी को और चुनाव आयोग को एक्सपोज करना है? और खासकर जब चुनाव की बातें हो रही हैं तो क्या यहां पर चुनाव आयोग, क्योंकि तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम न सिर्फ प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने भी लिया है, और यही तो मैसेज देने की कोशिश है इनकी कि चुनाव की चोरी होती है। जो आखिरी बात, और कि केरल में चुनाव अगर चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता तो आज बीजेपी के हो सकते बल्ले बल्ले होते, लेकिन चूंकि लोकल चुनाव आयोग ने करवाया है तो वहां पर कांग्रेस के बल्ले बल्ले हैं। चुनाव में धांधली, बात तो यही है जयशंकर जी। हम लोग तो बहुत एक लंबे अरसे से इस दिन के इंतजार में थे। हम बार बार कहते थे कि भाई बयानों से और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से बात नहीं बनने वाली है, आपको संसद से लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो इस बार संयोग से संसद में भी कांग्रेस का और विपक्ष का बहुत धारदार राजनीतिक प्रहार हुए, और आज सड़क पर भी जो रामलीला मैदान की रैली दिखाई दी है, जितने लोग, जैसा शकील अभी बता रहे थे कि जितने लोग मैदान में ठुसे हुए थे उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े होकर के लोग सुन रहे थे और एक झलक पाने की कोशिश में लगे हुए लोग थे। और नेताओं के भाषण भी गजब के हुए। जनता यही सुनना चाहती है, जनता इसी पर रिएक्ट करना चाहती है। और देखिए, आज ताज्जुब की बात है जो हमने अभी सुधांशु त्रिवेदी का जो आपने दिखाया अभी जी, इतना क्या कहें उसको, वाहियात या हताशा से भरा हुआ संवाद मेरे ख्याल से शायद भाजपा के किसी और प्रवक्ता ने आज तक नहीं किया होगा जी। पूरी बौखलाहट और हताशा जो है झलक रही थी भाजपा के प्रवक्ता के चेहरे पर और उनकी बातों में। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री चले गए विदेश जी। संसद का सत्र चल रहा है और वो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर निकल लिए। जैसे लग रहा था कि सबसे बड़ा काम वहीं पे अटका हुआ है। देश की पार्लियामेंट, मतलब
राहुल गांधी अगर 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो हमारा मीडिया, नेशनल मीडिया सो कॉल्ड और सत्तारूढ़ पक्ष के लोग इतना बड़ा इशू बनाते हैं, कितना नॉन सीरियस आदमी है, संसद का सत्र चल रहा है, विदेश में चले गए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इस बार तो हद ही हो गई कि राज्यसभा में कोई मंत्री ही नहीं था और संसद की कार्रवाई चल रही थी। जब लोगों ने टोका टाकी की तो सभापति ने निर्देश दिया और कहा कि कोई मंत्री, किसी मंत्री को आना चाहिए। तो जिस ढंग की भाषा और जिस ढंग का व्यवहार संसद में दिखाई दिया है सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों का, जो अमित शाह के बारे में बता रहे थे राहुल गांधी, उनके हाथ कांप रहे थे, हवाइयां उड़ रही थी और बौखलाहट में मतलब ऐसा अहंकार और जो भाषा, गंदी भाषा, सड़क छाप नेता भी भाषण करते हुए कभी इस ढंग की बातें नहीं करेगा, वो बातें अमित शाह जी के मुंह से सुनाई दे रही थी। मोदी जी का भाषण बहुत ही थका हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने आज की रैली में, इसके पहले भी तथ्यों के साथ ये साबित किया है कि वोट चोरी के जरिए ही सत्ता में बने हुए हैं, वोट चोरी के जरिए ही विधानसभा दर विधानसभा ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब इससे पार पाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, जिस ढंग से 2024 का चुनाव लड़ा गया। कोशिश तो उसमें भी इन्होंने की ही होगी, लेकिन उससे सबक लेकर के बाद में वोट चोरी के नए नए फार्मूले तैयार किए गए और आज वो देखने में आ रहे हैं। और देखिए, इन्होंने आज नाम लिया है ज्ञानेश्वर कुमार का, संधू जी का या उनका। हम लोग तो लगातार इसी मंच से, बल्कि अन्य मंचों से भी कहते रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग, जिसको केचुआ भी कहा जाता है, वह भाजपा के या आरएसएस के एक आनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। अभी मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे कि ज्ञानेश कुमार जी सपरिवार अयोध्या में गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। मतलब ये संकेत देने की कोशिश हो रही है, संकेत दिया जा रहा है, साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि भाई हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। तो ये है, लेकिन एक ही चीज है, मैं बार बार जो थोड़ी मुझे जो लगती है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी तो है लेकिन आखिरी भी हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अगर विपक्ष हार गया, लोकतंत्र हार गया, तो अब इस देश में फिर चुनाव की बात कोई करेगा नहीं। क्योंकि इन लोगों की जो कोशिश है, अभी से कनफुकवा तंत्र जो है आरएसएस का सक्रिय हो गया है कि साहब अब इस देश में चुनाव की कोई जरूरत तो है नहीं, बार बार जब मोदी जी को ही जीत के आना है तो उन्हीं को बना दीजिए। जैसे पुतिन है, जैसे जिनपिंग है, उसी तरह से ये रहेंगे तो देखिए चीन जिस तरह से प्रगति कर रहा है, रूस जैसे प्रगति कर रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वैसे ही भारत भी उस हाल में हो जाएगा। ये बार बार का चुनाव जो है वो बेकार की चीज है। वो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर होना चाहिए भारत में भी। तो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो अगर ये प्रयास कामयाब हो गए, इनकी कोशिश यही है कि 2029 तक SIR के जरिए या इस तरह के जितने उपक्रम हैं उनके जरिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम 400 सीटों के आसपास पहुंच जाएं और संविधान को बदल करके अपना नया सिस्टम लागू कर दें जी। तो इसको राहुल गांधी ने पहचान लिया है। राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरे की वो बात कर रहे हैं, अब इसकी लड़ाई को देखिए, कांग्रेस जनों में उत्साह है, बहुत उत्साह है, लेकिन जो बीच की कड़ी है, जो नेताओं की कड़ी है, उस पर राहुल गांधी को ध्यान देना होगा। राहुल गांधी ने इतनी जबरदस्त यात्राएं की, भारत यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, बड़े लोगों ने कुछ नहीं किया। आज भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस के और लोग, उनके इतने महासचिव होंगे, उनके इतने वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, उनके इतने प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनको हाथों हाथ लेकर के इसको आगे बढ़ना चाहिए जी। मुझे लगता है कि इसी तरह की जो रैलियां हो रही हैं लखनऊ में, पटना में, देश के विभिन्न हिस्सों में भी करना चाहिए लोगों को। और बल्कि विपक्ष के और लोग अगर उसमें जुड़ते हैं, कोई भी जुड़ते हैं, तो उनको स्वागत करना चाहिए, कहना चाहिए आइए, क्योंकि ये मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने का मामला है। अगर आज हम हार गए, आज हम पिछड़ गए, तो इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी राजीव, यही बात है। उसके बाद जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस को अब इस मसले को और आगे यानी गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। प्रफुल्ल जी, कैसे आप देखते हैं आज की इस रैली को? नमस्कार सर। मैं तो इसे देखता हूं, मैं 2 मिनट में मैं इस पर बात करता हूं। मैं जानता हूं आज काफी लोग हैं तो समय का दबाव है।
देखिए, मैं पहली बात तो ये करना चाहता हूं कि राहुल गांधी में आज जो इस रैली में दिखा वह राजपुरुष का लक्षण, स्टेट्समैन का लक्षण दिखा। वह कैसे? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही भावुकता से अपने कांग्रेस की शहादत की परंपरा को याद करते हुए उसमें अपने यहाँ होने की स्थिति को रेखांकित किया। बहुत ही भावुक क्षण था। एक राजनेता वह होता है जो भावुकता के हर क्षण को प्रेरणा की ताकत में बदल देता है। राहुल गांधी खड़े होकर के उन्होंने इस भावुकता को कोई भावुकता नहीं रहने दिया, प्रेरणा की शक्ति में बदल दिया कि जिनके कारण यह, जिनके विरोध में, जिनके खिलाफ यह रैली हो रही है, उसके खिलाफ जो हमें आगे बढ़ना है, उसकी प्रेरणा की शक्ति बन गई। पूरा मंच खड़ा हो गया और तमाम आसपास के लोग खड़े हो गए, यानी कि यह एक प्रेरक भाषण के रूप में, एक प्रेरक प्रसंग के रूप में रह गया, न कि सिर्फ भावुकता उत्पादन के रूप में रह गया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं की जो, राहुल गांधी की जो हम बॉडी लैंग्वेज की बात हम लोग अक्सर करते हैं, तो ये जो आज मुद्रा देखिए उनकी, वो जो बात करते हैं, जिन मुद्राओं का बातचीत में जब वो हाथ हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, उंगली दिखाते हैं, एक उंगली रहती है, तो वो तमाम मुद्राएं ये है कि उसकी जो मानसिक परिस्थितियां होती है, जो संघर्ष के लिए तैयार होने की जो परिस्थिति होती है, वो तमाम चीज उनकी वो बॉडी लैंग्वेज, यानी कि मुद्रा, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि उनकी भाव भंगिमा मुद्रा में बात रहती है। भाव भंगिमा का ही अर्थ होता है, ये नाटक की शब्दावली है, भाव भंगिमा का ही अर्थ होता है कि जब जनता और लोग एक भाव में बह रहे हों तो उसको तोड़ने की जो कला होती है, जो दूसरे भाव से उसके जोड़ने की जो कला होती है, वही होती है भाव भंगिमा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, आपने जो हेडिंग लगाया है कि कांग्रेस का प्लान सामने आ गया। कांग्रेस का वो प्लान क्या है? कांग्रेस का वह प्लान है कि जब मोहन भागवत जी ने जब अंडमान निकोबार द्वीप में जहाँ वीर, वहां जाकर उनको वीर की याद आई होगी, वीर जानते ही आजकल, तो वहां जाकर उनको वीर की याद आई। वीर की याद आई तो उन्हें शक्ति की याद आई, तो उन्होंने कहा दुनिया सत्य से नहीं शक्ति से चलती है। ये बात अगर ठीक हो भी तो सवाल यही तो लॉजिकल फैलेसी है। सवाल यह है कि शक्ति कहाँ से आती है? राहुल गांधी जब शक्ति की बात किए थे, आपको याद होगा, जब इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही थी अभी, तो उसका प्रसंग के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि शक्ति के खिलाफ है, तो दुष्ट शक्तियां तो होती ही हैं। तो दुष्ट शक्ति और अच्छी शक्ति की बात है। अच्छी शक्ति हमेशा निश्चित रूप से सत्य के संधान के साथ आती है। इसलिए महात्मा गांधी साधन के साथ साथ साधन की सूचना की बात करते थे, सिर्फ साध्य की सूचना की बात नहीं करते थे, सिर्फ सत्ता की नहीं, सत्य की भी बात करते थे, सत्य के माध्यम से। इसलिए राहुल गांधी ने जब यह बात भी कही कि ज्ञानेश कुमार और तमाम तरह के चुनाव आयुक्त जो थे, जोशी जी थे, संधू जी थे, उनका नाम लेते हुए यह नहीं कहा कि सत्य अहिंसा के रास्ते को छोड़ करके कोई कार्रवाई की जाएगी या कांग्रेस का ये प्लान है। उनका प्लान कानून बना के, कानून के माध्यम से, कानून के दुरुपयोग को रोकने का माध्यम है। उन्होंने लोकतांत्रिक संकेत दिया और सत्य अहिंसा की चर्चा की। इसलिए कोई इसको, जब रामलीला मैदान में इमरजेंसी विरोध की बात चल रही थी, तो जो रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, उसमें जो सेना को अपील करने की जो गलती का जो प्रसंग जयप्रकाश नारायण जी और तमाम वहां के लोगों ने उस समय किया था, जो अराजक स्थिति उत्पन्न होने की आशंका में इमरजेंसी को लगाना पड़ा था, राहुल गांधी ने इस रामलीला मैदान में अपना भाषण करते हुए उसके प्रति पूरी सावधानी बरती और कहा कि सत्य और अहिंसा के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे और यही कांग्रेस का असली प्लान है। मुझे नहीं लगता है कि जेएनजी और इस तरह के हमारे आसपास के देशों में जो कुछ हुआ, उस तरह के किसी घटना को राहुल गांधी आवाज दे रहे नहीं, उनका बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं और इस तरह की बात बोलते हैं। मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ। ये जो द्रोही बोलते हैं ना, राम विरोधी, राहुल गांधी कब राम विरोधी हो गए? अरे उनका तो नाम का राशि भी एक ही है, सुधांशु जी, तो राम है, राहुल है, और कैसे विरोधी हो गए? भारतीय संस्कृति में इस तरह की षड्यंत्र कथा बहुत रही है। इस तुलसीदास ने यूं ही नहीं लिखा था कि शिवद्रोही ममदास कहावा। खुद राम ने कहा है कि तुम शिव का द्रोह करते हो और मेरा दास कहलाते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। संस्कृति ही पढ़ लेना। अगर राहुल गांधी को आप रामद्रोही कहते हैं, ऐसे राहुल गांधी को रामद्रोही या राम विरोधी कहने वाला राम को कभी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि राम के जिस चरित्र को लेकर के भारत गर्व करता है, वह शक्ति,
संतुलन और सौंदर्य का समाविष्ट रूप है। वह विरोध की भाषा, इस ढंग की बात नहीं करते हैं। ये संस्कृति के आदमी है, संस्कृति की बात करते हैं। इनको पता पढ़ा नहीं है कि खुद राम ने कहा, शिव विद्रोही ममतास कहावत। आज उनको याद रखना चाहिए कि आप राहुल को राम विरोधी कहते हैं और राम की भक्ति करते हैं। राम को ऐसे लोग नहीं सुहाते हैं। यह एक राजनीतिक प्रसंग, बहुत बड़ी रैली है और बहुत संतुलित और बहुत ढंग से किया गया है। इसी संतुलन का अभाव भारतीय जनता पार्टी में है। संतुलन बीच में होता है, मध्यम निकाय में होता है। महाभारत के मैदान में जब कृष्ण अर्जुन को लेके गए, उन्होंने कहा कि हमें दिखाइए पूरी सेना कौन किधर है, तो उनको ले गए, सेना के रथ के बीच में ले गए, दोनों सेना के बीच में, क्योंकि संतुलन बीच में होता है। उभयोर मध्य, उस रेखा के बीच में, उभय रेखा के बीच में ले जा करके वहां जब खड़ा हुए अर्जुन, तब उन्हें पता चला, उसे तो पता था ही राजनीति में कौन मेरे पक्ष में कौन दुश्मन है। जब लेकिन युद्ध के बीच में संतुलन रेखा पर खड़े हुए, तब पता चला कि अरे मेरे ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, जिनको हम अपना समझते थे, वो सब उधर खड़े हैं। तो आज राहुल गांधी ने जिस संतुलन की बात की, वहां से वह बात बिल्कुल साफ दिखेगी जनता को भी कि कौन जनता के पक्ष में है, कौन लोकतंत्र के पक्ष में है और कौन विरोध में है। इतिहास में ऐसे क्षण कम आते हैं। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौन पक्ष में है, कोई कौन विपक्ष में है, लेकिन विरोध में है। लेकिन बात यह है कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, 12वां साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, सत्ता का, और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2024 में 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी, लेकिन फिर भी सत्ता पर काबिज है आज की तारीख में। और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं उनमें से मैक्सिमम में जीत हुई, चाहे बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, इन सब चुनावों में भाजपा की जीत हुई है। अब आगे 5 राज्यों के चुनाव हैं। उससे पहले एक क्या वो डर भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अगर इसी ढंग से भाजपा जीतती रही तो फिर आगे अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल होगा, कई लोग छोड़ के जाएंगे, ये भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये पूरा जो एक ये जो आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलरेडी जैसे प्रशांत जी, हमारे तमाम साथी, प्रेम कुमार जी पहले बोल चुके हैं कि ये कैसे वहाँ तक पहुँचा है एक आंदोलन के रूप में, ये पूरा मामला यानी वोट चोर गद्दी छोड़, क्या अब ये आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर ये आंदोलन आज का होने जा रहा है? जिस चीज को, जिसकी शुरुआत बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की थी अपनी यात्रा निकालकर चुनाव से ठीक पहले, अब उसको क्या सही दिशा आज से मिल गई है? जरा समझना चाहता हूं अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल ये उसको एक तरह से कहा जाए, जो शुरुआत बिहार से हुई और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी इसमें शामिल हुए और जिस तरीके का अपार समर्थन बिहार में मिला, और आज भी राजीव जी जो विजुअल्स आए हैं, और हम लोगों की तो टीम खैर जमीन पर थी, वहाँ रामलीला ग्राउंड पे देख रही थी, जब वहाँ से हम लोगों ने लाइव भी किया है दिन भर कि क्या क्या हुआ, वो सब बताते हैं कि अब इस मसले को लेकर एक गजब किस्म का उत्साह है। और बहुत लंबे समय के बाद राजीव जी, एक तो रामलीला मैदान पर कांग्रेस की कोई रैली हुई है, वो भी ऐसे मसले को लेकर, मतलब एक चुनौती के अंदाज में। और जेपी ने यहाँ से चुनौती नहीं दी थी, अन्ना ने भी यही आंदोलन किया था राजीव जी। मोदी जी जिस अन्ना की पीठ पर चढ़कर आए हैं और केजरीवाल के जरिए जो कॉर्पोरेट घरानों ने और आरएसएस ने पहले प्रयोग किया था, उसकी भी प्रयोग स्थली ये रामलीला मैदान ही था। तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। और रावण भी राजीव जी यहीं फूका जाता है, हर साल फिर हो आता है, वो मतलब दशहरे को फूका जाता है, फिर साल भर जिंदा रहता है हर दशहरे पे, लेकिन अभी तक वो खत्म, मरा नहीं है रावण, मरेगा भी नहीं। तो लेकिन राजीव जी आज यहाँ से एक वोट चोर जो है, उस रावण की नाभि का जो है वो पता शायद मिल गया हो, यहाँ से तीर छोड़ा गया है कि अब रावण की जो वोट चोर करने वाला है उसकी नाभि में ये जाकर तीर लगेगा, ये शायद अब मिल गया है। चूंकि जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी राजीव जी, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले तो वो आंदोलन बनते नहीं है। जेपी भले ही संपूर्ण क्रांति का नारा देते रह जाते, अगर जनता की भागीदारी नहीं होती तो आंदोलन नहीं बनता। अन्ना जो है वो अनशन पर उसके बाद भी बैठे, क्या हुआ, कुछ हुआ, पहले भी बैठे, कुछ हुआ, लेकिन जब जनता जुड़ी, भली वो अच्छी जुड़ी या गलत जुड़ी वो एक अलग का मसला हो सकता है, लेकिन जनता जुड़ी तो फिर नुकसान हुआ कांग्रेस को, ये देखने में आया। तो जनता की सहभागिता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जनता जो है मुद्दों को समझे। अगर राजीव जी 5.5 करोड़ हस्ताक्षर आ रहे हैं
और यहाँ दिखाए जा रहे हैं कि ये 5.5 करोड़ हस्ताक्षर हैं। तो ये चैट जीपीटी से तो करने होंगे ये 5.5 करोड़ हस्ताक्षर। 5.5 करोड़ हस्ताक्षर लेने के लिए कम से कम 20 करोड़ लोगों से तो सीधा सीधा संपर्क हुआ होगा कि भाई ये हस्ताक्षर करो, और जिसने हस्ताक्षर किए होंगे उसने भी मसला समझा होगा, और जिससे संपर्क किया गया होगा, जिसने मसला मतलब जिसने हस्ताक्षर नहीं भी किया उसने भी समझा होगा। तो यानी ये अब जनता की सीधी भागीदारी जो इस आंदोलन में दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस का कार्यकर्ता जुटा राजीव जी, वो एक नई ऊर्जा का संचार करता हुआ निश्चित तौर पर इसमें दिखाई देता है। अब जहां तक सवाल ये कि आने वाला समय जो है और किस तरीके से चुनाव जीतती जा रही है भारतीय जनता पार्टी है चुनाव आयोग की मदद से, या एक तो राजीव जी मुझको लगता है कि असम के और बंगाल के चुनाव साथ साथ नहीं कराए जाएंगे, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के नहीं कराए गए। कुछ ना कुछ तरकीब निकाली जाएगी ताकि वो जो संजय राउत का आरोप है कि वो 40 लाख मतदाता जो है वो हरियाणा में थे, फिर महाराष्ट्र आ गए, फिर वो बिहार जाएंगे और बिहार से बंगाल चले जाएंगे, तो वो बंगाल जाएंगे, बंगाल से फिर असम जाएंगे, असम से फिर और जगहों पर जाएंगे, तो इसलिए लगता है। लेकिन इसके जरिए राजीव जी एक बात तो समझ में आ गई। आप देखिए राजीव जी, बिहार में आप लोग तो जमीन पे थे, मैं तो खड़ गया नहीं था, लेकिन आप लोगों ने भी देखा कि जमीन पे कोई लहर नहीं थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लौट कर आ रही है। और चुनाव के बाद भी आप आम आदमी से बात कीजिए तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि ईमानदारी से चुनाव हुआ है और ये जीत कर आए हैं। तो यानी आम आदमी के अंदर तो ये भरोसा हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से ही जीत कर आती है और नरेंद्र मोदी भी वोट चोरी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो राजीव जी, ये भरोसा जो है जनता के अंदर, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। और अगर चुनाव आयोग ने अपनी आदतें नहीं सुधारी, भारतीय जनता पार्टी के इसी तरीके से अनुषंगिक संगठन बनकर काम करना जारी रखा,